हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है संडे। संडे को हम लोग चार्ट ऑफ द वीक लेकर आते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं किसी एक ऐसे स्टॉक को डिस्कस करने की जिसमें 40% से ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल हो विद इन नेक्स्ट 1 ईयर। क्योंकि अगर हम विद इन नेक्स्ट 1 ईयर 40% का टारगेट अचीव कर लेते हैं, इट मीन्स CAGR आ जाती है 40% की, तो ये एक अच्छी खासी इनकम होती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब हमें 40% CAGR कमाना होता है तो हमें बाकी ना तो F&O करने की जरूरत होती है, ना इंट्राडे करने की जरूरत होती है, किसी भी मार्जिन पर काम करने की जरूरत नहीं होती। और यहां पर अगर 40% इक्विटी से आता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। इक्विटी की सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर मार्केट नीचे जाए तो हमारी पोजीशन नहीं करती, क्योंकि हमने ना मार्जिन पर पैसा उठाया होता है और ना ही ये फ्यूचर एंड ऑप्शन की कोई एक्सपायरी जैसा होता है। तो अगर खरीदने के बाद में नीचे चला भी जाए तो इट्स ओके। जैसे अभी आजकल थोड़ा सा न्यू वेरिएंट जो है कोविड का, ओमिक्रॉन, उसको लेकर बातें चल रही हैं, तो अच्छी कंपनी चार्ट पैटर्न्स के बेस पर अगर हम अभी पिक करें, अभी यहां पर इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा नीचे भी अगर आ जाए तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। सो आज जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसको पूरा तरीके से फंडामेंटली, बिजनेस वाइज, टेक्निकल सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और सारी चीजें डिस्कस करके करंट लेवल पर जो सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ब्रीच होती है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है नीचे को और नीचे जाता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर है उसको भी लेकर डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ठीक 7 बजे एवरीडे हम एक नई वीडियो लेकर आते हैं जिससे आपकी और हमारी लाइफ बेटर हो सके, न्यू ट्रेडिंग स्किल्स हम सीख सकें, चीजें अपनी लाइफ में अच्छी कर सके। सेकंड, यहां पर मेरी किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आपने जो कुछ भी बाय करना है वो अपने हिसाब से बाय करना है, मेरे कहने से तो यहां पर सीखना है। सारे डिसीजंस आपके होंगे। और आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। तो यहां पर जब हम बात करें तो सबसे पहले इसके फाइनेंशियल्स से पहले एक बार हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो इसका बिजनेस क्या है कंपनी का? कंपनी का मेन बिजनेस है म्यूचुअल फंड बिजनेस। और म्यूचुअल फंड बिजनेस में ये एक अच्छे रैंक करती है ओवरऑल म्यूचुअल फंड में। मींस इसकी जो इमेज है मार्केट में वो अच्छी है। इससे पहले निप्पो लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, इस कंपनी को रिलायंस जो अनिल अंबानी वाला ग्रुप था वो होल्ड करता था, लेकिन निप्पो की इसमें होल्डिंग थी। उसके बाद में जब रिलायंस ग्रुप अच्छा नहीं रहा, अनिल अंबानी वाला रिलायंस ग्रुप, तो यहां पर निप्पो ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली और मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स बन गए। ये चेंजेस कब आए? आप यहां पर देखोगे सितंबर 2019 में ये चेंजेस आ गए, यानी कि अब से 2 इयर्स बैक का निप्पो की उससे पहले होल्डिंग थी 42.88%। दोनों की बेसिकली बराबर हिस्सेदारी थी, 50-50 दोनों की होल्डिंग थी। यहां पर निप्पो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का भी 42.88% था, रिलायंस का भी 42.88% था। लेकिन विद इन नेक्स्ट 2 इयर्स यहां पर विद इन नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स यहां पर निप्पो लाइफ इंश्योरेंस ने 75% अपनी हिस्सेदारी कर ली, जो अपने हाईएस्ट लेवल पर इसको ले गए। और उसके बाद में अब पूरा कंट्रोल निप्पो के पास है। निप्पो जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी है और उनका एक बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। सो कंपनी इज ए मल्टीनेशनल कंपनी नाउ, दिस इज नॉट इंडियन कंपनी एज सच। और इनका काम करने का तरीका थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल होता है, जो हमने समझा भी है, देखा भी है। इस चीज को आप जितनी भी MNC कंपनीज हैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं, वो एक प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। अब यहाँ पर एक दो चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे ये एक एमफी इंडिया जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया है, उनका इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग यहां पर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है दैट इज 38.22 लाख करोड़ है, यानी कि इतना पैसा म्यूचुअल फंड हाउसेस यहां पर मैनेज करते हैं। और यहां बाकी अगर हम चीजें देखें तो लास्ट 10 इयर्स में यहां पर बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। द AUM ऑफ इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज ग्रोन फ्रॉम 6.95 ट्रिलियन रुपीज एज ऑन October 31st 2011 टू 37.55 ट्रिलियन रुपीज। तो यहां पर 5 टाइम्स का इंक्रीमेंट हुआ है बिजनेस में लास्ट 10 इयर्स में। और इस चीज की पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में इतना ही इंक्रीमेंट बिजनेस में और होना चाहिए, और हो सकता है कि इससे और भी ज्यादा हो, क्योंकि जब कोई चीजें किसी को भी समझ में आनी शुरू होती हैं तो हम बहुत स्पीड से उस तरफ चले जाते हैं। अभी इंडिया में जो पेनिट्रेशन है म्यूचुअल फंड हाउसेस का, म्यूचुअल फंड बिजनेस का, वो बहुत कम है। पहली बात तो बहुत कम लोग म्यूचुअल फंड में अभी भी पैसा
पैसा लगाते हैं, अगर हम 140 करोड़ पॉपुलेशन की बात करने लगे। सेकंड, जो लोग पैसा लगाते भी हैं वो अपने इनकम के हिसाब से बहुत थोड़ा सा लगाते हैं। आज की डेट में जो सेविंग है वो म्यूचुअल फंड में उतना नहीं जाती जितनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में या फिर गोल्ड में जाती है। तो म्यूचुअल फंड का जो शेयर है, एक्चुअल में जो हिस्सेदारी है इस सेविंग में से लगने की, वो आगे चल के इंक्रीज होने की पूरी पूरी उम्मीद है, और वो होगी भी, क्योंकि हुई भी है। अदरवाइज 5 टाइम्स हम लोगों की सेविंग्स 10 साल में नहीं बढ़ी, लास्ट 10 साल में, लास्ट 10 ईयर्स में। तो यहां पर अगर एयूएम साइज लास्ट 10 ईयर्स में 5 टाइम्स बढ़ा है तो वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगना ज्यादा शुरू हो गया है। एंड थर्ड जो मेन रीजन होगा बिजनेस के इंक्रीज होने का, वो होगा कि हमारी जो इनकम बढ़ेगी उसके हिसाब से यहां पर इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ेगी। सो बेसिकली देयर आर 3 रीजंस। वन रीजन है कि जिन लोगों ने आज तक भी पैसा नहीं लगाया म्यूचुअल फंड्स में, वो लोग पैसा लगाएंगे। सेकंड रीजन है कि जिन लोगों ने अभी से फॉर एग्जांपल 5% ऑफ देयर सेविंग्स यहां पर इन्वेस्ट किया है, वो शायद 10% लगाना शुरू करेंगे अपनी टोटल सेविंग का। एंड थर्ड है कि जो इनकम इंक्रीज होगी, अगर सपोज पहले किसी की इनकम 50,000 रुपीज पर मंथ थी, अभी वो 1 लाख रुपीज पर मंथ होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उनका अगर सेम परसेंटेज भी वो लगाएंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगी। से फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट में 50,000 किसी की सैलरी है और वो 10% म्यूचुअल फंड में लगाता है तो 5,000 रुपीज लगाता है। नेक्स्ट ईयर अगर उसकी सैलरी इंक्रीज होकर 55,000 हो जाती है तो और वो 10% ही अभी भी लगाता है तो 5,500 रुपीज उसके म्यूचुअल फंड में जाने लगेंगे। तो ये 3 रीजंस हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बहुत स्पीड से बढ़ने के। एंड बिकॉज निप्पो एसेट मैनेजमेंट एक डोमिनेंट प्लेयर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो इसका बिजनेस सेम स्पीड से बढ़ना जरूरी है और वो बढ़ेगा भी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस स्पीड से किसी भी कंपनी की रेवेन्यू बढ़ती है, खासतौर से सर्विस इंडस्ट्री में, उससे ज्यादा स्पीड से उसके नेट प्रॉफिट बढ़ते हैं। वो चीज हम यहां पर समझेंगे। अब अगर फाइनेंशियल्स की पूरी डिटेल की बात करते हैं तो दिस इज ए वेरी नॉमिनल मार्केट कैप 22,000 करोड़। और इतनी बड़ी कंट्री में इतने एक बहुत सुलझे हुए साफ सुथरे बिजनेस में ये 10 टाइम्स हो सकता है क्या? अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो बिल्कुल हो सकता है। 2 लाख करोड़ की कंपनी है, बिल्कुल बन सकती है। स्टॉक पीई की बात करें देन 29.4 का पीई है, जो हाई ग्रोथ कंपनीज के लिए एब्सोल्युटली फाइन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% से ऊपर है। और मैं एक चीज को हमेशा कहता हूं, अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% से ज्यादा है तो वो सुपर बिजनेस है। उन लोगों को अपनी रेवेन्यू के ऊपर, अपने लगाए हुए पैसे के ऊपर एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना आता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी में बहुत ज्यादा यहां पर कंसीडर नहीं करता, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों फिगर्स कैलकुलेट हो जाती हैं। यहां पर जितना पैसा अपना लगाया है और जितना पैसा बोरो करके लगाया है, दोनों ही चीजें यहां पर काम करती हैं। तो इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी में सिर्फ अपना पैसा कितना लगा उसके ऊपर कितनी रिटर्न है, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट को हमने कितना पैसा यूज करने के लिए दिया है प्रॉफिट कमाने के लिए, हमें उस चीज पर इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए रेदर देन कि हमारा कितना है। क्योंकि मैनेजमेंट के लिए वो पैसा शेयर होल्डर्स का है या किसी बैंक से उधार लेकर लिया है, उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कितना पैसा उसने कमाया अवेलेबल फंड के ऊपर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाई वी शुड कंसीडर ऑलवेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड डेट टू इक्विटी इज 0, प्लेजिंग परसेंटेज 0, promoters holding is almost maximum threshold limit, that is 75%। so यहां पर 74% इनके पास है। और अगर हम नीचे चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ तो यहां पर 328 करोड़ का रेवेन्यू है, विच इज द मींस आफ्टर पेंडेमिक जो यहां पर वापस से ग्रोथ दिखी है, तो वो एक बहुत अच्छी ग्रोथ है। पेंडेमिक में रेवेन्यू क्यों नीचे आई? बड़ा सिंपल सा रीजन है, जो एयूएम से फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़ का था, मार्केट में 30% की गिरावट आ गई तो वो एयूएम 7,000 करोड़ का रह गया। अब 7,000 करोड़ के ऊपर अगर 1% मिलेगा तो यहां पर 70 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू आएगी, जबकि उससे पहले जब 10,000 करोड़ रुपीस का था तो वो रेवेन्यू 1% होती तो 100 करोड़ की होती। तो एयूएम जैसे ही नीचे आएगा रेवेन्यू भी नीचे आएगी। बट बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज गोइंग बैक, तो यहां पर 328 करोड़ वापस से हम ग्रोथ यहां पर कंसिस्टेंटली एवरी क्वार्टर देख रहे हैं, वापस से चीजें ऊपर जा रही हैं। मोर ओवर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट इज हाईएस्ट एवर। तो यहां पर रेवेन्यू उतनी वापस से इंक्रीज नहीं हुई, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा हो गया। तो ऐसा कैसे होता है कि जब सेल्स 350 करोड़ थी तब यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 118 करोड़ था, और जब अभी 328 करोड़ की सेल्स है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा है। इसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। जब
इससे पहले पेंडेमिक नहीं था तो जो ऑफिस के खर्चे थे वो बहुत ज्यादा थे, लेकिन क्योंकि इस बिजनेस को घर बैठे भी किया जा सकता है, वर्क फ्रॉम होम से भी किया जा सकता है, बहुत सारे खर्चे कम हो जाते हैं। ऑफिसेस बंद करने हैं, अगर ऑफिसेस बंद भी कर सकते हैं, वो खर्चे भी कम हो जाते हैं, और जो ट्रेवलिंग कन्वीनियंस एक्सपेंसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ घर से ही ऑनलाइन चीजें ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो खर्च है वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारे पास सारी कंपनीज के पास होती है, तो वहां खर्चा ज्यादा नहीं बढ़ता। तो यहां पर एफिशिएंसी निकल कर आती है। पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 34% था, पेंडेमिक के दौरान ये एफिशिएंसी बढ़ गई 59% हो गया। अब यहां पर एक और चीज समझने वाली है कि वापस से जैसे ही सेल्स 350 करोड़ पहुंचेगी तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा बढ़ेगा, और यहां पर प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ेंगे। अब ये तो वापस से रेवेन्यू के एट पार होने तक ही अगर हमारा प्रॉफिट इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो जब जो लगातार ग्रोथ आएगी, जिसके हमने रीजंस यहां पर समझे हैं कि लगातार ग्रोथ आनी है, क्योंकि बिजनेस बढ़ेगा नेक्स्ट 5-10 इयर्स में, यहां से 5 टाइम्स हो जाएगा बिजनेस, तो यहां पर रेवेन्यू भी बढ़ेगी, नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ेंगे। नेट प्रॉफिट इज हाईएस्ट एवर 214 करोड़ इन लास्ट 12 क्वार्टर्स, तो ये एक्सीलेंट सुपर्ब नंबर्स हैं। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करने लगे तो यहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। यहां मार्च 2018 के बाद में थोड़ा सा नीचे आया था, उसका बड़ा सिंपल सा रीजन था, अनिल अंबानी ग्रुप वाज नॉट डूइंग वेल। उसके बाद में मार्च 19 में जब इसको पूरा रिस्ट्रक्चर किया, मींस रिस्ट्रक्चर इन द सेंस जब टेक ओवर किया, जो हमने यहां पर देखा शेयर होल्डिंग पैटर्न से कि सितंबर 19 में यहां पर निप्पो ने अपने कंट्रोल में ले लिया सारे बिजनेस को, तो उसके बाद में यहां पर ग्रोथ वापस से आनी शुरू हुई। मार्च 2020 में 1192 करोड़ था, लेकिन उसके बाद में फिर पेंडेमिक आ गया, लेकिन फिर भी ग्रोथ यहां पर दिख रही है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी यहां पर नजर आ रही है कि जितना प्रॉफिट इससे पहले आज तक नहीं आया था उतना प्रॉफिट वापस से आ गया है। हाईएस्ट एवर एफिशिएंसी पर कंपनी मींस बिजनेस कर पा रही है, तो ये एक अच्छी फिगर्स है। नेट प्रॉफिट की बात करने लगे तो 774 करोड़ का यहां पर नेट प्रॉफिट है, विच इज हाईएस्ट एवर, और इनिशियल ईयर से डबल से भी ज्यादा है। तो यहां पर सेम एफिशिएंसी हम आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो रिजर्व है कंपनी का, दैट हैज इंक्रीज्ड, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट तो आ ही रहा है। और यहां पर बाकी सारी चीजें हमने देख ली है, सुपर्ब है। अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करने लगे तो पब्लिक होल्डिंग बेसिकली 10.63%, तो यहां पर पब्लिक के होल्डिंग है, लेकिन इंडसइंड बैंक की इसमें होल्डिंग 3.30% है। तो नेट रिटेल शेयर होल्डिंग कितनी है कंपनी में, दैट इज ओनली 7.43%, तो ये काफी कम है। मींस पब्लिक के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग्स नहीं है, और ये पब्लिक के पास, रिटेल पब्लिक के पास 7.43% होना, उसमें से बहुत सारी होल्डिंग तो ऐसे भी होगी जो हाफ परसेंट किसी एक बंदे के पास हो सकती है। तो जो बिल्कुल रिटेलर्स हैं उनके पास हो सकता है 1 या 2% की शेयर होल्डिंग हो, क्योंकि यहां पर जो नाम लिखा जाता है पब्लिक में, वो 1% से ज्यादा अगर किसी के पास होल्डिंग होती है तो उसका आता है। अब 1% कितनी हिस्सेदारी है, 1% का मतलब है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 22,769 करोड़, 1% का मतलब है 227 करोड़। अब अगर किसी ने 200 करोड़ की भी हिस्सेदारी इस कंपनी में रखी है, तो भी आप ये समझ के चलो, मींस 200 करोड़ भी लिया है, लेकिन फिर भी यहां पर नाम नहीं आ रहा है। 200 करोड़ की हिस्सेदारी अगर किसके पास है तो वो ऑफकोर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड है, वो घबरा कर नहीं बेचते, क्योंकि वो प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही चीजों को खरीदते हैं, और चीजों को खरीदने के बाद में टाइम देते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अगर किसी स्टॉक को परचेज किया है तो 1 साल का तो टाइम दो। अब यहां पर हम टेक्निकल्स की बात करते हैं, तो टेक्निकल में सबसे अच्छी बात क्या है, दैट दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ए वेरी प्रीवियसली ट्रेडिंग वैल्यू प्राइस, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जनवरी 18 में जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा था दैट वाज 332 एंड 333, नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 366, तो यहां से बहुत ज्यादा इसने ग्रोथ नहीं दिखाई है। तो अगर हम देखें कितने परसेंट का इसने अभी ग्रोथ है, सो 9.81% है लास्ट ऑलमोस्ट 4 इयर्स में, तो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। इट मींस इट हैज कंसोलिडेटेड, और यहां पर पेंडेमिक ने काफी मार डाली थी। एक्चुअल में जो पेंडेमिक से पहले प्राइस था दैट वाज दिस वन, 26 फरवरी 20 को 446 था, उसके बाद में सीधा कोलैप्स हुआ, अदरवाइज इसने ऊपर निकलकर चलना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी जो एक अच्छा बड़ा ब्यूटीफुल लॉन्ग चार्ट पैटर्न बना है, दैट इज अगर हम यहां पर देखें तो ये एक्चुअल में ये चार्ट पैटर्न है
यहां से ये पूरा एक कप विद हैंडल पैटर्न बना है और कप विद हैंडल पैटर्न के बाद में इसने यहां से ब्रेकआउट भी दिया और ब्रेकआउट के बाद में वापस से ये रिट्रेसमेंट भी हुआ। तो ये एक कप विद हैंडल पैटर्न था, उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ, लेकिन इस पीरियड से यहां से लेकर लास्ट 1 मंथ में मार्केट पूरी तरीके से नीचे आई है। तो ये मार्केट के साथ नीचे आ गया है। मार्केट के साथ नीचे आना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन मार्केट के नीचे आने के बाद में नीचे पड़े रहना वैसा नहीं होता। इफ द कंपनी इज ग्रोइंग, दैट हैज ए सुपर बिजनेस, दैट इज ए डोमिनेंट प्लेयर इन द मार्केट एंड दैट इज करंटली वर्किंग एट ए वेरी हाई एफिशिएंसी, उसके रेवेन्यू से ज्यादा उसके नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। तो ये चीजें सारी अच्छी रहती हैं एंड यहां पर सारी चीज अच्छी हैं। एक का प्रॉपर चार्ट पैटर्न बना है, ऑपरेटर का भी पैसा लगा है। ऑपरेटर कभी भी इतने लार्ज स्केल पर जब चार्ट पैटर्न बनाते हैं वो स्टॉप लॉस नहीं काटते। स्टॉप लॉस वाली जो चीजें होती हैं वो डेरिवेटिव्स में होती हैं, लेकिन बाय मिस्टेक ए लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, रिटेलर्स इक्विटी में भी स्टॉप लॉस लगाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है उस टाइम पर जब वो किसी चीज को, किसी पर्टिकुलर स्टॉक को 100 रुपीज पर लेते हैं, ये सोच के 140 पर इसको बेचेंगे बिकॉज दिस इज ए वेरी गुड कंपनी, और जब 80 आता है रुपीज मींस भाव 80 आ जाता है, 100 से नीचे आके वो 80 पर काट देते हैं, 20% का लॉस ले लेते हैं और उसके बाद में हर किसी दूसरे को ब्लेम करते हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा है। स्टॉक मार्केट सट्टा नहीं है। यहां स्टॉक मार्केट को समझने की जरूरत है। स्टॉक मार्केट को समझ के करेंगे तो यहां बहुत पैसा बनेगा। स्टॉक मार्केट को समझ के करेंगे तो आप ये मानकर चलो कि आपको पैसा छापने की मशीन कैसे चलाते हैं ना, वो समझ में आ गया है, वो आ गया। लेकिन अगर इस मनी प्रिंटिंग मशीन को समझकर नहीं करेंगे तो यहां एक्सीडेंट्स भी होते हैं और हमें किसी काम को नहीं करना आता तो वो गलत होता है। इलेक्ट्रिशियन का काम अगर खुद से करेंगे तो गलत है, बिना सीखे अगर करेंगे, लेकिन अगर सीख के करेंगे तो सही है। सीख के करेंगे तो वापस से घर में बिजली आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, और बिना सीखे करेंगे तो करंट लगने का डर होगा। सेम स्टॉक मार्केट में है, सीख के करेंगे तो पैसे आएंगे और सीख कर नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स नुकसान होगा। तो सीख के करो। मेहनत की कमाई है, इसको खोने की जरूरत नहीं है। बहुत मेहनत से मन को मार के एक एक पैसा सेव किया जाता है। बड़ा बनने के लिए तो उसको और अच्छा बढ़ाने की जरूरत है। तो यहां पर अगर हम टेक्निकल टारगेट की बात करने लगे तो टेक्निकल टारगेट हम यहां पर लगाते हैं 439 और इसको ऊपर लेकर चलते हैं। यहां नेकलाइन के ऊपर इसको प्लेस करते हैं तो एग्जैक्टली क्या रिजल्ट जो इसका टारगेट है दैट इज 672 इज द टेक्निकल टारगेट। और यहां पर अगर करंट लेवल से लेकर यहां तक का अगर हम एक बार टारगेट ले लें सो दिस इज 83%। अब मैं ये कहता हूं कि अगर 2 इयर्स भी लग गए 83% आने में तो इतनी मोटी कमाई कहां होती है। 40% का गेन आता है 1 साल का, और एवरी ईयर 40% कमाना कितना मुश्किल है? एक्चुअल में मुश्किल नहीं है अगर हमारा पेट खराब नहीं हो नीचे आने पर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये अभी जैसे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है, तो वो सपोर्ट क्या है? दैट इज दिस सपोर्ट। तो यहां पर ये एक रेसिस्टेंस था, ये एक रेसिस्टेंस था, ये एक रेसिस्टेंस था। तो 3 बार इसने रेसिस्टेंस लिया सेम लेवल पर। अगर आप देखोगे यहां पर दिस इज ए रेसिस्टेंस और ये भी फिर से रेसिस्टेंस लिया सेम लेवल पर। यहां फिर से इसने रेसिस्टेंस लिया, उसके बाद में इसने यहां से ब्रेकआउट दिया, लेकिन वापस से सेम लेवल पर इसने सपोर्ट बना ली। तो जो रेसिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है वो एक हमेशा अच्छी सपोर्ट होती है एंड एट द सेम प्राइस इट इज ट्रेडिंग एट। तो यहां पर इसका सपोर्ट लेना एक मेरे हिसाब से सपोर्ट लेगा यहां पर। लेकिन अगर ये यहां पर सपोर्ट नहीं लेता है और मार्केट में ओवरऑल बहुत ज्यादा गिरावट आ जाती है तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा? यहां पर नेक्स्ट लेवल होगा मेरी समझ के हिसाब से दिस लेवल, क्योंकि यहां पर भी सेम ही सीन है। यहां पर भी इसने पहले इस लेवल पर रेसिस्टेंस लिया, फिर इसने सेम लेवल पर यहां पर रेसिस्टेंस लिया, फिर इसने यहां सेम लेवल पर सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया और एक बार फिर से सपोर्ट लिया। मल्टीपल सपोर्ट्स हैं यहां पर, इसने लगातार सपोर्ट ली हैं। तो इस लेवल को तो यहां पर तोड़ना बिल्कुल भी नहीं बनता। तो मैक्सिमम अगर हम यहां से देखें कि बिकॉज ऑफ ओवरऑल फॉल इन द मार्केट, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी डाइसी है कहीं ना कहीं, इस तरह के वो झटके देती रहती है, तो यहां से कितना परसेंट नीचे जा सकता है? मेरे हिसाब से 13% के आसपास यहां से मैक्सिमम नीचे जा सकता है। लेकिन अगर आपने किसी से बोरो करके उधार लेकर पैसा नहीं लगाया है तो हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम भगवान नहीं है। हमें नहीं पता कि खरीदने के बाद में इमीडिएटली चीजें ऊपर जाएंगी या नहीं जाएगी। दिस इज नॉट फिक्स्ड डिपॉजिट, दिस इज स्टॉक मार्केट। अच्छी से अच्छी कंपनी खरीदने के बाद में नीचे जा सकती है। तो अगर उस चीज के लिए हम लोग तैयार रहते हैं देन ओनली हमें मार्केट में आना चाहिए, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। अगर हम उस चीज के
लिए तैयार नहीं है, तो फिर रिच बनने की जो एक अंदर से मंशा है, जो इच्छा है, जो विश है, जो एस्पिरेशन है, जो एक पर्पसफुल लाइफ जीने का जो मन है, तो उसको भी भूल जाना चाहिए। फिर जैसी जिंदगी चल रही है ना वैसी चलाते रहो, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस भी करोगे तो उसमें डाउन साइड नहीं आएगा, उसमें माइनस में चीजें नहीं दिखेंगी, देयर इज नो गारंटी। अगर आप कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करते हो, किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करते हो, क्योंकि वहां पर उस स्टार्टअप में 40-50% का आपको जंप मिल सकता है करंट सैलरी से, तो वहां पर भी एक रिस्क हो सकता है कि अगर स्टार्टअप नहीं चला तो क्या होगा। लेकिन अगर हाई ज्यादा कमाना है ना, तो इस चीज को ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। अब इस चीज के लिए क्या है, चीजों को समझकर करो, उसकी नेचर समझ के करो। स्टॉक मार्केट की नेचर है कि चीजें ऊपर नीचे जिगजैग वे में चलेंगी, वोलेटिलिटी इज द पार्ट ऑफ द गेम। तो इस चीज को ध्यान रखना है, समझ के करना है, खूब सारे पैसे कमाने हैं, 40% सीएजीआर लेकर आनी है। मेरी आती है, आपकी भी आती रहेगी। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 1 साल से ज्यादा जिन शेयर्स को हुआ था उनको यहां पर कंसीडर किया था। सभी ऑलमोस्ट पूरे 41 स्टॉक्स थे। अगर 41 स्टॉक्स को कंबाइन टुगेदर करके देखें तो 40% से बहुत ज्यादा की सीएजीआर थी। आप उस वीडियो को देख सकते हो, चैनल पे जाकर देखना, रिसेंटली वीडियोस में से एक वीडियो है। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच।